हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। आज टीचर्स डे भी है तो सबको हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर्स डे की एक विश करती हुई वीडियो मैंने सुबह भी डाली थी, मुझे उम्मीद है आपने उसको भी चेकआउट किया होगा। तो दोस्तों आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियोस हैं, जो कि 4 वीडियोस मैं आज अपलोड कर रहा हूं। आप प्लीज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करना न भूलें, वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आपको एमसीक्यू वर्दी न्यूज मिलेगी, जो कि यूपीएससी में आने के बिल्कुल ही लायक है। बहुत चांस है कि आज जो 4 वीडियोस में कंटेंट आप इस चैनल पर देख रहे हैं, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप यूपीएससी प्री के पेपर में भी जरूर देखें। तो अपने 2 मार्क्स आप जो 130 के आसपास के आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज के 4 वीडियोस पूरे के पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। आज की पहली देखिए करंट अफेयर्स कैप्सूल में न्यूज है डार्क विलेजेस। ठीक है, डार्क विलेजेस के बारे में उत्तराखंड से न्यूज आई है कि उत्तराखंड सरकार जो है डार्क विलेजेस के बारे में कुछ करने वाली है। ये एक ऐसा कीवर्ड है जिससे पूरा स्पष्ट नहीं होता है कि ये किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जरूर यूपीएससी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। डार्क विलेजेस आर दोज विलेजेस जहां पर कि ना फोन लाइन है ना बिजली की लाइन है। ठीक है, सॉरी, ना फोन लाइन है ना इंटरनेट की लाइन है। डार्क यहाँ पे बिजली की लाइन से इसका लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि वहां पे बल्ब नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं पहुंचा है। तो एज फार एज कम्युनिकेशन के बारे में अगर आप बात करें तो दे आर डार्क स्पॉट्स ऑन द मैप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसलिए डार्क विलेजेस अगर आपको एग्जाम में पूछेगा, एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा जहां पे लाइट नहीं है, तो आप बिल्कुल जो भी जिसको आइडिया नहीं है वो मार्क कर देगा कि यहाँ पे लाइट नहीं है। लेकिन ऐसे सोचना चाहिए कि इतना सीधा सरल अगर मामला रहता तो यूपीएससी एमसीक्यू में देता ही क्यों। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया। फायर हैज ब्रोकन आउट ऑन अ शिप कैरिंग ऑयल नियर श्रीलंकन शोर, एम्प्टी न्यू डायमंड शिप का नाम है। ठीक है, वो जो एक जापानी शिप मॉरिशस के पास, उसमें वो मूर हो गई थी, टूट गई थी और उसमें से ऑयल स्पिलेज हो गया है। उसका भी नाम आप चेक कर लीजिए, मेरे वीडियोस में 2-3 बार मैं बता चुका हूं, लेकिन किसी वजह से मुझे भी राइट नाउ याद नहीं है। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड मुझे एक ऐसी फीलिंग है कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके ऐसा कुछ। फिर काजीरंगा जो आपको अभयारण्य है उसको 3000 हेक्टेयर से एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, फिर लायनेल मेसी जो है वो बार्सिलोना क्लब में ही रहेंगे, उन्होंने डिसाइड किया है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, यानोमामी ट्राइब है ब्राजील में। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में, ब्राजील रेन फॉरेस्ट में रहती है। दे हैव रिक्वेस्टेड इंडियंस नॉट टू बाई ब्लड गोल्ड। ब्लड गोल्ड क्या होता है? देखिए, ब्लड डायमंड हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है, आपने शायद देखी होगी, लियोनार्डो डिकैप्रियो उसमें है। नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑस्कर विनिंग मूवी है। ब्लड डायमंड क्या होता है? देखिए, दुनिया भर में डायमंड ऐसे इलाकों से आता है अफ्रीका के, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से ग्रस्त है। वहां पे तख्ता पलट जैसी चीजें चल रही हैं, वहां पे मिलिटेंसी है, लोकल मिलिशियाज होते हैं। ठीक है, वो वहां पर सरकार के खिलाफ अपना खुद एक छोटे से एरिया पे अपना राज चलाते हैं, पर उनको पैसे कहां से मिलते हैं ये काम करने के लिए? तो वो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर कि डायमंड मिलते हैं। तो वो लोगों से स्लेवरी कराते हैं, गुलामी कराते हैं, उनसे डायमंड की खदानों में काम करवाते हैं और वहां से डायमंड निकलवाते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो डायमंड कंपनियां हैं उनसे वो डायमंड खरीदती हैं, जिससे कि उन्हें वो पैसा मिलता है। ठीक है, दुनिया भर में मुहिम चलती है कि ब्लड डायमंड मत खरीदिए। हर कंपनी से कहा जाता है कि ऐसा सर्टिफाई कीजिए कि आप ऐसे इलाकों से जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे इलाकों से, ऐसी माइंस से जो किसी मिलिशिया के अंतर्गत है, वहां से आप डायमंड नहीं खरीद रहे, क्योंकि दोज डायमंड्स आर नोन एज ब्लड डायमंड्स। वो कहते हैं पर मेरा इन डायमंड वालों पे कोई भरोसा नहीं है, वो गारंटी के साथ वहां से खरीदते ही होंगे, है ना, वरना उन सब जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट अब तक में खत्म हो गया रहता। वैसे ही पहली बार ये बात आई है ब्लड गोल्ड की। यानोमामी ट्राइब जहां पे रहते हैं अफ्रीका के, ब्राजील के जिस इलाके में, रेन फॉरेस्ट के इलाके में, वहां गोल्ड का खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, जिससे कि रेन फॉरेस्ट में इस ट्राइब का जो नेचुरल हैबिटेट है उस पर असर पड़ रहा है। उनको बताया गया है कि इंडिया में गोल्ड की बहुत डिमांड है, वहां पर ये सारा गोल्ड सप्लाई होता है। तो उन लोगों ने, उनके ट्राइबल चीफ ने भारत के लोगों से अपील की है। अब उनको तो देखिए, वो बहुत पुराने तरह के आदिवासी हैं। ठीक है, वो ऐसे आदिवासी हैं कि एक एक फैमिली, एक एक घर ऐसे नहीं रहते हैं, वो सर्कुलर टाइप के बड़े कम्युनिटी घरों में वो रहते हैं। एक घर में 400-400 तक लोग रहते हैं। जो सेंटिनलीज ट्राइब है अंडमान में, उनको भी जो दूर से ऑब्जर्व किया गया है, यही ऑब्जर्व किया गया है कि उसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे ऐसे करके फैमिली यूनिट नहीं रहती है, कई सारे लोग, 4 बूढ़े 2 बच्चे, इस तरह से घर में रहते हैं। तो सोचिए ये लोग कितने पुराने ये ट्राइब है कि एक फैमिली यूनिट भी वहां पर अभी तक बना नहीं है। ठीक है, तो उस पुरानी ट्राइब के लोग हैं, उनको कितना अंदाजा है कि इंडिया क्या है और इंडिया एक कितना बड़ा देश है। वो क्या पता इंडिया को भी एक ट्राइब ही सोचते हो, नहीं पता। उन्होंने ऐसा आह्वान किया है, सर्वाइवल इंटरनेशनल करके एक एनजीओ है जो कि इस तरह की ट्राइब्स, खासकर जो अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं,
ऐसी ट्राइब्स जिनसे मानव सभ्यता का आज तक कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हेल्प पहुंचाने के लिए बहुत काम करती है। सर्वाइवल इंटरनेशनल के मार्फत यानोमामी ट्राइब के लोगों ने इंडिया तक ये रिक्वेस्ट भेजा है। यानोमामी ट्राइब का नाम याद रखिए, ब्राजील में पाई जाती है। याद रखिए ब्लड गोल्ड और ब्लड डायमंड का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आप क्लियर रखिए, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। न्यूज में चलते हैं। देखिए अब हमारे पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा इन द एक कोरोना महामारी के साए में, ठीक है। तो क्या क्या नॉर्म्स लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने इशू किए हैं। सबसे पहली बात है कि 72 घंटे सेशन के पहले टेस्ट कराना पड़ेगा, वरना क्या होगा, देखिए आप टेस्ट कराएंगे 48 घंटे में आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, फिर मान लीजिए 7 दिन पहले कराते हैं तो 5 दिन तो फिर भी बचेंगे आपको सदन में आने के, उस दौरान में आपको फ्रेश कोरोना हो जा सकता है। तो इसलिए 72 घंटे पहले ही आपको कराना पड़ेगा। क्या क्या देखिए गाइडलाइन इशू किए गए हैं। जो टेस्ट नहीं करवा पाएंगे वो जिस दिन अराइव करेंगे पार्लियामेंट में उस दिन उनको करना पड़ेगा। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जो 30 मिनट में रिजल्ट देता है, उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो ही उनको घुसने मिलेगा। हालांकि इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भर भर के आते हैं इस टेस्ट में, तो ये कहीं से भी कोई गारंटी नहीं है कि सब सेफ ही रहेंगे। जब एमपी के स्टाफ या फैमिली मेंबर पॉजिटिव होंगे तो एमपी को खुद को 14 दिन के लिए सिर्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा। गाइडलाइन जो है राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच में कंसल्टेशन के बाद ये सब क्लियर गाइडलाइंस पे उन लोग अराइव किए हैं। उन्होंने होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सबके अधिकारियों से भी इंडिविजुअली मिले हैं। तो मेंबर्स उनको हर समय मास्क पहने रहना पड़ेगा जब वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तब भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमपीज को इनकरेज किया जाएगा कि पार्लियामेंट के जब डे का प्रोसीडिंग चल रहा होगा तो उसके बाहर ना जाए, ये तो उनको बाहर जाके इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री पेपर्स की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि कागज 10 जन छुएंगे तो उससे फैल सकता है। एमपीज को बोला गया है पार्लियामेंट में किसी विजिटर को मत बुलाइए जब तक बहुत नेसेसरी ना हो। पहले क्या होता था, एमपी जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे ग्रुप्स को अरेंज करते थे, पार्लियामेंट घुमाते थे, स्कूली बच्चे भी बहुत सारे लाए जाते थे पार्लियामेंट का टूर करने के लिए। ये सब अब नहीं होगा। पार्लियामेंट के कैंटीन में भी पैक किया हुआ डब्बा बंद मील मिलेगा और टी और कॉफी मिलेगी, ठीक है, वो भी डिस्पोजेबल कंटेनर में टी कॉफी मिलेगी। वो कप प्लेट वगैरह जो सब शेयर करें ऐसा टाइप का नहीं होगा। जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर पार्ट ऑफ द नॉर्म ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा करके आपसे पूछ ले सकता है। उसमें 72 घंटे के बदले 48 घंटे पूछ लेगा टेस्ट के बारे में। फिर ये वाला पॉइंट कि अगर ये पॉइंट दे देगा कि अगर आपने ये टेस्ट नहीं कराया 72 घंटे पहले तो आपको अटेंड नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा ऑप्शन में दे देगा। बट ये फॉल्स है। अगर आपने 72 घंटे पहले टेस्ट नहीं कराया तो भी आप पार्लियामेंट में आके रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के घुस सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा जो मैंने आपको भी बताए हैं, बिल्कुल आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर, कोरोना, वर्कर्स, इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है सब बिल्कुल याद रखिए। बहुत सारे सवाल इन पे आने वाले हैं, ठीक है। हाईकोर्ट ने सरकार को 12 हफ्ते का समय दिया है ये डिसाइड करने के लिए आसाम राइफल को कौन कंट्रोल करता है। आसाम राइफल के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, हर दिन आसाम राइफल से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आती रहती है अखबार में। जो मिजोरम सरकार की आसाम राइफल के साथ टसल चल रही है वो मैंने कल के रैपिड राउंड अप वीडियो में कवर किया था। अगर आपको क्लियर नहीं है या आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो अभी जाके देखिए। इस वीडियो के जो ऊपर आपके राइट साइड में आई करके आपको आइकॉन दिख रहा है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जो है यूपीएससी 2020 इस तरह की जो भी प्लेलिस्ट है उनको आप जाके चेक कर सकते हैं, सब में वो कल की वीडियो भी मिल जाएगी। देखिए आसाम राइफल्स को कहा जाता है कि ट्रूली इंडिया में सिर्फ एक ही पैरामिलिट्री फोर्स है, वो है आसाम राइफल्स, क्योंकि इसको हेड करते हैं एक डायरेक्टर जनरल रैंक के आर्मी के ऑफिसर। बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना उनके हेड कोई आईपीएस ऑफिसर होते हैं। तो दे शुड मोर एप्टली बी कॉल्ड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, क्योंकि उनको देश के अंदर ही जो है कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, इंडस्ट्रियल लोकेशंस की सेफ्टी के लिए और डिजास्टर वगैरह में और एंटी टेरर ऑपरेशंस में उनको डिप्लॉय किया जाता है। ये सब होम मिनिस्ट्री के दायरे में आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि आसाम राइफल के चीफ से लेके बहुत सारे पदाधिकारी जो हैं एक्स सर्विसमैन है या सर्विसमैन है, ठीक है, मिलिट्री में काम करते हैं, तो वो इस पे ड्यूअल कंट्रोल चलता है आसाम राइफल पे, होम मिनिस्ट्री का भी और डिफेंस मिनिस्ट्री का भी। इस मामले को लेके 3 साल से आसाम राइफल के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने मामला फाइल किया हुआ है। अब हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई 12 हफ्ते में 3 महीने में आप लोग डिसाइड करिए क्या करना है। इसमें कोर्ट ने होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, दोनों मंत्रालयों के सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स और सबको बोला कोऑपरेट करिए और इसी टाइम पीरियड में डिसाइड करिए, ठीक है। दिसंबर 14 को अगली हियरिंग के लिए लिस्ट किया और बोला है कि उम्मीद करते हैं तब तक आप किसी फैसले पर आ चुके होंगे।
ठीक है। तो आसाम राइफल्स की ओनरशिप किसकी है? जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक के लिए आपको बोलना है कि होम मतलब ए होम मिनिस्ट्री, बी डिफेंस मिनिस्ट्री, सी नन ऑफ द अबव या डी बोथ। ठीक है, तो आपको करना है डी बोथ हैव ओनरशिप ऑफ आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी, कितनी पुरानी इंस्टीट्यूशन है, ये सब मैंने कल के वीडियो में कवर किया, रैपिड राउंड अप वीडियो में, आप प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिए। इतनी न्यूज आ गई आसाम राइफल्स की कि मुझे लग रहा है इस पर भी एक क्वेश्चन आ जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में कोई न्यूज आई है, पीआईबी में कोई स्टेटमेंट आया है, ठीक है, कि बड़ा काम हो रहा है इसमें। तो कितना काम हो रहा है वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है क्या? जो आप में से अधिकतर लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते होंगे, या एक्चुअली फ्रेंच भाषा का वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है इसको। ठीक है, तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय से ही समझ में आ रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनसंघ के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा सम्मानित वो नेता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रोग्राम लॉन्च करती है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय योजना रहता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय योजना एकात्म मानववाद, उनकी ये फिलॉसफी थी। हर बड़े नेता की, हर बड़े संगठन की कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है, उसका नाम होता है। जैसे आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इन सब की जो फिलॉसफी है उसको कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, तो वैसे ही दीनदयाल उपाध्याय साहब की जो वो थी अवधारणा थी, उसको एकात्म मानववाद कहते थे वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूनिटरी ह्यूमनिज्म, ये आपसे पूछा जा सकता है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। तो उनके नाम पे अंत्योदय का उनका ये कॉन्सेप्ट था कि एकदम अंत में जो व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए। ठीक है, अंत धन उदय। ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है, पहले इसका नाम शायद राजीव गांधी रूरल लाइवलीहुड मिशन था, ऐसा कुछ था मुझे लग रहा है। इसका नाम भाजपा वालों ने चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया है। तो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है ये। ठीक है, ये रूरल हाउस होल्ड के लोगों को, आपको समझ में आ रहा है, उनको हेल्प करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। उसमें जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो गांव के लोगों को अपना छोटा मोटा धंधा चालू करने के लिए हेल्प करता है, खासकर औरतों को अचार पापड़ टाइप का बिजनेस चालू करने के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, ये स्कीम 2015-16 में अप्रूव कर दी गई थी और 17-18 में इसका काम चालू हो गया था। 30 नवंबर 2018 की ये पीआईबी की न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टोटल 30,352 तब तक एंटरप्राइज बन चुके थे 20 स्टेट में, अभी तो लाखों बन चुके हैं। ठीक है, इसमें स्किल बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जाहिर बात है, आप किसी को धंधा चालू करवाएंगे अगर गांव में, खास करके शहरों में क्या होता है, आप सिर्फ उनको आसान दर पे क्रेडिट प्रोवाइड करवा दीजिए, हो गया, अपना धंधा वो खुद चला लेंगे। गांव में लेकिन जिस वर्ग के अंत्योदय की आप बात कर रहे हैं वो उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, आपको उसको नॉलेज ट्रेनिंग ये सब भी देना पड़ेगा, है ना। तो उनको स्किल बिल्डिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है और थ्रू कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन। कुल मिला के गांव में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है कि जाके यार तुम बात करो, सबको कुछ कुछ समझाओ, कुछ मटेरियल उसको दिया जाता है। उसको मेरे दिमाग में भी योजना थी काफी समय से कि एक उद्यम मित्र करके गांव गांव में लोगों को वो करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, जो छोटे मोटे काम धंधे चालू करने में लोगों की सहायता कर सके। कृषि मित्र करके मध्य प्रदेश में ये स्कीम है कि कौन सी आपके इलाके में कौन सी फसलें होंगी, किस तरह के कीटनाशक डालने चाहिए, किस तरह का फर्टिलाइजर डालना चाहिए, ऐसा हर 2-3 गांव में किसी एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो लोगों को जा जाके काउंसलिंग देता है, लोग उससे अपना डाउट पूछते हैं, उसको कृषि मित्र कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बनाया गया है, इसको कुछ ऐसा कि नाम हिंदी में ऐसा कुछ मित्र करके ही होगा इसका नाम भी, जो जा जाके उन लोगों को, औरतों को हेल्प करता है कि किस तरह से अपना आप धंधा चालू करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें मैंडेटरी हर ब्लॉक के लिए। तो हर ब्लॉक का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो होंगे, वो इसकी एक रिपोर्ट 6 महीने साल में बना के भेजते होंगे कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में क्या काम हुआ है। मंत्रालय में उसका अलग डिवीजन होगा, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का। ठीक है, उसके अफसर इसको जरूर इवेल्युएट करते होंगे और उसी से वो पूरा डेटा कोलेक्ट होकर आता है, जो कि हमने अभी देखा। क्या देखा कि 20 राज्यों में इतने हजार ये सब बन चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की मेरी करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। आज 3 और इस तरह की न्यूज आइटम है जिनको डिटेल में सेपरेटली कवर करने के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना दी है, जिनके की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो कि आपको नहीं, आपने कवर नहीं किए होंगे। तो आप तुरंत से क्लिक करके 5 मिनट में, चाहे तो बढ़ा के ही सही, पर उस सबसे पूरा आप कन्वर्सेंट हो जाइए, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। देखिए, बुक से पढ़ी हुई चीज अलग बात होती है, वीडियो में, मेरे वीडियो में एक बार अगर आपने कुछ सुन लिया है, एग्जाम में एमसीक्यू देख के आपको जरूर याद आ जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अब बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में। थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।